तो हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है 22 मिनट लर्निंग जीनियस की दुनिया के अंदर। तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 का जो महाराष्ट्र बोर्ड का टॉपिक है, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हमारा मेजरमेंट ऑफ मैटर। हम इसके अंदर जानेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हम देखेंगे, जैसा कि आपको पता है इसके अंदर हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखेंगे एटम्स क्या होता है वो देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, मोल क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, रेडिकल्स क्या होता है और किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर लाइन बाय लाइन जानेंगे। तो जल्द से हम स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान दो, पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। ओके, और सबसे पहले लाइक्स वगैरह करते रहो और सब्सक्राइब वगैरह करते रहो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक का जैसे नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर, आप लोग जैसा देख सकते हो बाजू की स्लाइड में। तो मेजरमेंट ऑफ मैटर जो है आपका, इसके अंदर आपको पता है कि मैटर मतलब क्या होता है, जो कुछ भी हमारे आजू बाजू चीजें होती है हम उसे मैटर कहेंगे। जो भी सॉलिड है, जो भी लिक्विड है, जो भी गैस है, ये सारी आपके मैटर की एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो मैटर जो होता है आपका, ये एनीथिंग हमारे आजू बाजू का जो कोई है जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, जो स्पेस ले सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। एग्जांपल के तौर पे ये पेन मैटर है, ये माइक मैटर है, मैं खुद एक मैटर हूं, हमारे आजू बाजू जो भी एयर गैसेस है वो मैटर है। ठीक है, तो मैटर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं, और इसी चैप्टर में हमको देखना है ये जो मैटर है किससे बना हुआ है, कैसा बना हुआ है। आपको ये भी पता है ये जो मैटर है हमारा वो एटम से मिलकर बना है, यानी एलिमेंट से बना हुआ है। सिंपली जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं या मेटालॉइड्स होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ मेटल्स अराउंड अस और नॉन मेटल्स। और ये जो आपके एलिमेंट्स है ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बने। अब आपको मालूम है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये पता है, ये जो आपका वाटर होता है H2O, ये भी क्या बताओ, एक मैटर है। ये मैटर किससे बना हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अब ये एटम, ये दो एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन हुए हैं, इसके लिए कुछ साइंटिस्टों ने क्या तैयार किए थे, कुछ लॉज तैयार किए थे। ठीक है, अभी हम आगे जाकर और डिटेल में जानेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। पहले लॉज हम सिंपली जान लेते हैं। आप लोगों को क्लास 8 में अपने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ा हुआ है, या आप लोगों ने बेसिक्स थोड़ा बहुत जाना है एलिमेंट्स के बारे में, है ना। तो हम उसी के बेस पर हम आगे का स्टार्ट करते हैं और आगे हम और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल, ये जो तुम्हारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर सबसे पहला जो लॉ था आपका, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, है ना। जो आपका पहला लॉ था क्या है, वो बोला आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर ये बोला गया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर लिया गया है, और जब रिएक्शन हो गई इन दोनों के बीच में, तो अब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, अब यहाँ पर अगर इस रिएक्शन में आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आपका रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड को होता है इसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो राइट साइड में होता है इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसका टोटल यहाँ पर दिया हुआ है ये 56 ग्राम अगर हम लेंगे, और इसका अगर मास लूंगा मैं 18 ग्राम, तो टोटल कैलकुलेशन कितना हो रहा है बच्चों, बोलो। यस, इसका हो रहा है टोटल 74 ग्राम। तो टोटल 74 ग्राम हो रहा है, तो प्रोडक्ट में भी कितना तैयार होगा, बोलो, 74 ग्राम ही होगा। ये बात याद रखो, इसे ही बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, है ना। कंजर्व, यहाँ पर मास जो है, जो रिएक्शन का मास है बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन क्या होता है बताओ बच्चों, कंजर्व होता है। ये बात याद रखो, ठीक है। हाँ, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये बात याद रखो, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक नीचे बोला गया है, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये लॉ किससे बताया था, एंटोनी लॉइजियर नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने ये लॉ को बताया था। ठीक है, अब ये लॉज क्या है, एक्चुअली पीछे का रीजन ये है कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रही थी, ये बताया गया था। तो ये पहला लॉ था, आपको 2 मार्क को एग्जाम में पूछ सकता है या 3 मार्क को भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेकंड लॉ जो था हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या था, बोलो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, याद रखो बच्चों। इसके अंदर आपको मालूम है जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जब कंबाइन होते हैं तो कुछ प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं उनके मास के। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे आप देखो यहाँ पर
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक ध्यान दो बच्चे, यहाँ पर मैंने लिया है वाटर H2। आपको मालूम है यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन का एटम और एक है ऑक्सीजन का एटम। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हाइड्रोजन का मास कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक एटम का हाइड्रोजन। देखो आपको एटॉमिक मास याद होनी चाहिए, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक मास याद होनी चाहिए, ये बात याद रखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना बताओ 1, तो 2 का कितना होगा बताओ 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ 16 होता है, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर 16। अब यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शन देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:16 है, तो यहाँ पर अगर डिवाइड करूंगा मैं तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा 1:8। ये है आपका ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। इसी तरह से अगर आप लोग देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, ये प्रोपोर्शन है, ये क्या है बताओ, ये एटम्स का प्रोपोर्शन है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो यहाँ पर है कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर कार्बन का मास, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा 12 होता है। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों बोलो, ऑक्सीजन का मास होता है 16। और यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन के एटम, तो यहाँ पर टोटल एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 16 टू द 32। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे 3 4 द एंड 3 8 द सॉरी 4 3 द, यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे 4 3 द 12 और 4 8 द क्या होता है बच्चों 32 होता है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो देखा जाए तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है बच्चों बोलो 3:8। अब ये क्या है बताओ, ये एक रेशियो आया है, किसका रेशियो आया है, ये आपके दो जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है उनका रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब सबसे मेन यहाँ पे लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी क्या है, वो जिससे बन रहे हैं, ज्यादा ये वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन रहा है, आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से बन रहा है, तो ये जिससे बना हुआ है इनका जो प्रोपोर्शन है, मास प्रोपोर्शन, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। मतलब ये कहां से आ रहा है, जैसा कि आपको मालूम है वाटर कहां से आ सकता है, वाटर आपका ये जमीन से आ सकता है, वाटर आपका ये कहां से आ सकता है, बारिश का पानी हो सकता है, कोई भी पानी होगा तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो फिक्स होगा। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल रहने दो जो कि किसी भी है ना, किसी भी जगह से तैयार हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है, या कोई आप लकड़ी जलाओगे तो वहां से प्रोड्यूस हो सकता है। तो याद रखो कहां से क्यों नहीं आता ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल, इनके अंदर का ये एटम्स का रेशियो क्या होता है बच्चों फिक्स होता है, यानी इनका मास रेशियो क्या होता है, जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है वो फिक्स होता है, ये बात याद रखो। और यही है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये याद रखो। रिमेंबर में क्या बोला, देखो इन अ कंपाउंड एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। याद रखो मास का रेशियो कैसा होता है, फिक्स होता है, ये बात याद रखो। बिफोर द लॉ, ये लॉ पढ़ने से पहले आपको एटॉमिक मासेस 20 एलिमेंट्स के याद होने चाहिए, ये बात याद रखो बच्चों, ठीक है। हाँ तो ये था बच्चों एक सिंपली 2 लॉ। इसके बाद देखो बच्चों अगला पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का एटॉमिक साइज। अब आपको मालूम है एटम जो होते हैं हमारे वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, एटम जो होते हैं हमारे वो बहुत छोटे हैं, जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते था डायरेक्टली हम ना, है ना। एटम जो होते हैं आपके बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, यहाँ पे बोला गया द साइज ऑफ द एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। जैसा आप लोग मीटर में मेजर करते हो, मीटर आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, माइक्रोमीटर वगैरह, है ना, जैसा क्या आपको मालूम है ना, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। यानी ये छोटी छोटी साइज है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इस साइज में गिनते हो माइक्रोमीटर। उसी तरह से एटम तो बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, तो उसे हम किस में गिनेंगे बच्चों बोलो, पिकोमीटर में वगैरह गिनेंगे, है ना, 1 पिकोमीटर, या हम उसे बोलेंगे 1 नैनोमीटर, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स में मेजर करेंगे, ये बात याद रखिए। जैसा कि यहाँ पे दिया 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर, है ना, एटॉमिक साइज, ये बहुत छोटी होती है, याद रखो। उसी तरह से यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए, आप लोग देख सकते हो, हाइड्रोजन एटम साइज ऑफ 25 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो याद रखो बच्चों एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इनकी साइज जो होगी बहुत छोटे यूनिट से गिनी जाएगी, जैसा कि पिकोमीटर में वगैरह इसकी साइज मेजर की जाएगी। याद रखो पिकोमीटर, जैसा आपके माइक्रोमीटर वगैरह होते हैं, है ना, या जैसा आप सेंटीमीटर बोलते हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। इसी तरह से 10 टू नैनोमीटर यानी क्या होता है 10 टू द पावर -9 मीटर होता है ना। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं बच्चों याद रखो, याद रखो इसी छोटे छोटे यूनिट से एटम की साइज मेजर की जाती है, ठीक है, ये बात याद रखो। अब एटॉमिक साइज के बाद अगला पॉइंट जो है हमारा याद रखो बच्चों एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एटॉमिक मास नंबर, जैसा मैंने अभी बोल रहा था कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है ना, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन के नंबर को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास नंबर, है ना। एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, है ना। एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है बच्चों, बोलो। यस, एटॉमिक मास इज नथिंग बट द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एटॉमिक मास नंबर बोलेंगे। ये बात याद रखो, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया है, क्या बोला गया बच्चों, देखो देखो यहाँ पे एटॉमिक मास, द मास ऑफ द एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, है ना, एटॉमिक मास यूनिट यानी 1U इक्वल होता है 1.66 into 10 to the power -27 kg, है ना। ये बात याद रखो, 1 ये एटम, ये U यानी क्या, ये यहाँ पर डाल्टन यूनिट भी इसे बोला जाता है, सिंपली क्या बोला जाता है बच्चों, बोलो, डाल्टन यूनिट भी बोला जाता है। ये बात याद रखो, है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पर एक बात याद रखो बच्चों, यहाँ पर जैसे मैंने बोला 1U इक्वल टू 1.66, यही आपका एक प्रोटॉन का मास होता है ना, एक प्रोटॉन का मास इतना होता है। और यही आपको मालूम है एक हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन आता है, तो 1 हाइड्रोजन का भी मास इतना ही होता है। उसी तरह से अगर आप लोग बात करोगे तो याद रखो बच्चों, आपका जो 1 न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रॉन का भी मास नियरली अबाउट, न्यूट्रॉन का भी मास जो होता है नियरली अबाउट इतना ही होता है, ये बात याद रखो, है ना। न्यूट्रॉन का भी मास नियरली अबाउट 1.666 into 10 to the power -27 kg होता है, ये बात याद रखो। अब आप लोग बोल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं, एटम तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन याद रखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power -31 kg होता है, यानी एज कंपेयर टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, और उसीलिए उसका मास जो है मेजर किया नहीं जाता, ये बात याद रखो। और दैट्स व्हाई हम एटॉमिक मास के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मेजर करते हैं, ये बात याद रखो, ठीक है। 1U इक्वल टू होता है 1.6, ये एटॉमिक मास यूनिट भी हम बोलेंगे सिंपली 1U, या इसे डाल्टन यूनिट भी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, बोलो 1U। उसी तरह से आपका हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, बोलो, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, बोलो बच्चों 4U। वैसे लिथियम का कितना है, बोलो 7U, है ना। यहाँ पर U जो है ये आपका डाल्टन यूनिट है, और 1 डाल्टन यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बच्चों 1.66 into 10 to the power -27 kg होते हैं, ये बात याद रखो। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, सिंपली एक बात याद रखो, तो हम जब शुरुआत में, अभी ये तो हमको अभी स्टैंडर्ड हमको यूनिट मिल चुका है, लेकिन जब शुरू में जब हमको एटॉमिक मास के बारे में जब जानना था, तो एटम तो बहुत छोटे होते थे, तो उस वक्त एक कंसेप्ट आया था जिसका नाम था रिलेटिव एटॉमिक मास, जहां पर क्या किया जाता था, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या किया जाता था, कंपेयर किया जाता था। जैसा कि एक हाइड्रोजन का मास कितना है बोला जाता था 1/12 ऑफ कार्बन एटॉमिक मास, कार्बन एटॉमिक मास, है ना, 1 हाइड्रोजन, और उसको ही बोला जाता 1 AMU, इसे ही बोला जाता 1 AMU, यानी 1 AMU इक्वल टू 1/12 कार्बन एटॉमिक मास, यानी कार्बन के एटॉमिक मास को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो याद रखो एक हाइड्रोजन का मास यानी कि आपके 1U हो जाएंगे। ये ऐसा उस वक्त बोला गया था, यानी यहाँ पर क्या किया था, कार्बन को स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड कहा गया था, और उसको कंपेयर करके हम दूसरे एलिमेंट्स का क्या निकालेंगे, बताओ, एटॉमिक मास। जैसा कि आपको मालूम है जब आप दुकान में जाते हो कभी, तो आपको मालूम है जब छोटे मोटे दुकानों में क्या होता है, जब माप नहीं होता कोई भी 1 kg का, तो वो क्या करते हैं बाद में कुछ भी रख देते हैं, जैसा कि एक तेल की पैकेट रख देते हैं, या फली की जो आपका क्या बोलते हैं, है ना, फली की बीन जिसे कहते हैं, है ना, शेंगदाना, वो वहां पर रख देते हैं, और वो वहां पर रख के क्या करते हैं, कोई भी चीज को मेजर करते हैं, यानी किसी चीज को कंपेयर कर कर क्या करना है बताओ, मेजरमेंट करने को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ पर कार्बन को स्टैंडर्ड एटॉमिक मास कहा गया, और कार्बन के एटॉमिक मास को बोला गया था कार्बन एटॉमिक मास इक्वल टू, कार्बन एटॉमिक मास, कार्बन एटॉमिक मास को कितना बोला गया था, 12U बोला गया था, है ना, यानी वो 12 यूनिट इतना है, समझो, या 12 डाल्टन यूनिट इतना है। और याद रखो बच्चों, और इसको ही अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और यानी ये एक प्रोटॉन का मास या एक हाइड्रोजन का मास होता है, ये बात याद रखो। यानी शुरू में हमने इस तरह से रेफरेंस एटम लिए थे, इससे कार्बन ये तो बाद में से स्टैंडर्ड बोला गया, उससे पहले हाइड्रोजन को लिया गया था, हाइड्रोजन को लिया गया और बहुत सारे एलिमेंट्स को लिया गया, लेकिन हाइड्रोजन को जब लिए थे तो बहुत सारे एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में आ रहे थे, और इसीलिए हाइड्रोजन को क्या किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, अदर एलिमेंट को नेग्लेक्ट किया गया, कार्बन को स्टैंडर्ड बोला गया, और बाकी एलिमेंट से क्या मेजर किया, बोलो बच्चों, एटॉमिक मास फाइंड आउट किया गया, ये बात याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जो है अगला पॉइंट जो हमारा, आपको मालूम है
ये तो हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और मैंने बताया तुम्हारे को क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बाद बच्चों याद रखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलो। एटॉमिक नंबर नथिंग बट दी प्रोटॉन प्लस नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बच्चों, बोलो। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z, और एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन के नंबर, किसके नंबर को बोलेंगे हम, बोलो प्रोटॉन के नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो एटॉमिक नंबर बोलेंगे। ये बात याद रखो। और हर एलिमेंट के पास उसके उसके एटम होते हैं, और हर एटम का क्या होता है, उसका उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी फिक्स नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ये बात याद रखो। इसके बाद जो है बच्चों याद रखो अगला जो पॉइंट है हमारा केमिकल सिंबल। हर एलिमेंट के पास क्या होते हैं, उसका उसका सिंबल होता है, केमिकल सिंबल, है ना। ये बहुत छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, केमिकल सिंबल जैसे कि आपको मालूम है, केमिकल सिंबल क्या बोला गया है, केमिकल सिंबल आर शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन अ केमिकल फार्मूला, है ना। एक केमिकल फार्मूले के अंदर सिस्टमेटिकली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल बनाए, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, नाइट्रोजन के लिए N, उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F। ये क्या है बताओ, ये सिंबल्स है ना। बार बार रिएक्शन में हम पूरा तो नाम नहीं लिख सकते, तो सिंबल का यूज करके क्या करेंगे हम, बोलो हम कंपाउंड को बताएंगे। और याद रखो हर एक एलिमेंट का उसका उसका यूनिक सिंबल है, जैसा कि यहाँ पर हर एक सिंबल आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा, सेकंड लेटर हमारा जो होगा वो स्मॉल लेटर में यूज किया जाएगा। ये बात याद रखो, याद रखो। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम कैसा लिखेंगे, Ca, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर हम क्या बोलेंगे, बोलो स्मॉल लेटर लेंगे। ये बात याद रखो। तो ये याद रखो हर एलिमेंट के सिंबल कैसे बता अलग अलग होते हैं, ये बात याद रखो। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा बच्चों याद रखो, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, आपको मालूम है मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, याद रखो बच्चों। ये तो मैंने बताया सिंबल्स, है ना। जैसे कि अलग अलग एलिमेंट के सिंबल कैसे होंगे, बोलो अलग अलग होंगे। ऐसे 118 एलिमेंट्स हमारे पास है, टोटल 118 एलिमेंट है हमारे पास, याद रखो। आप केमिकल सिंबल की बात याद रखो बच्चों। मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, जब दो या दो से ज्यादा एटम सेम एलिमेंट की भी हो सकती है, तो अलग अलग एलिमेंट की भी हो सकते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो आपका क्या तैयार हो जाता है, बोलो बच्चों मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। ये बात याद रखो। यहाँ पर मॉलिक्यूल की डिफाइन बोला है, क्या बोला है, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस। यानी मॉलिक्यूल जो होता है ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ये बात याद रखो। जैसे कि आपको मालूम है ना, यहाँ पर मैंने लिखा HCl, ये क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा NaOH, ये क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी सब्सटेंस का, जो उस सब्सटेंस के पूरे प्रॉपर्टी शो करने की एबिलिटी रखता है। ये बात याद रखो। अब यहाँ पर आपने मॉलिक्यूल बोला, यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन क्लोरीन, यहाँ पर 3 एटम है सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, है ना। तो याद रखो, जैसा और भी बता सकता हूँ बहुत सारे H2SO4, आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी जहां पर 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब मॉलिक्यूल के 2 प्रकार बोलेंगे, मॉलिक्यूल के 2 प्रकार होंगे, जैसे कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल यानी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल, है ना। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जहां पर सेम एटम कंबाइन हो गए, एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, H2, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यानी ये जो आपके होंगे जहां पर सेम एटम कंबाइन होंगे, इन्हें हम बोलेंगे एलिमेंटल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इन्हें हम, बोलो एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलेंगे। और जब 2 अलग अलग एटम कंबाइन होंगे उसे हम बोलेंगे कंपाउंड का मॉलिक्यूल। एग्जांपल के तौर पे ये ऊपर के हाइड्रोजन क्लोरीन, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, जहां पर अलग अलग एटम कंबाइन होंगे उन्हें हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये बात याद रखो बच्चों, ठीक है। और ये जो आपके कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात याद रखो, यानी ये आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये बात याद रखो। तो अभी तक हमने पढ़ा मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। एटम क्या होता है, ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। और आपको मालूम है एटम किससे बनता है, बोलो एटम बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसका आउटर पार्ट किससे बनता है, बोलो इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये बात याद रखो, है ना। इसे न्यूक्लियर पार्ट बोलेंगे और ये आउटर न्यूक्लियर पार्ट होता है। ये बात याद रखो, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों है याद रखो,
अब जैसा कि हमने बोला आपको एटॉमिक मास याद होनी चाहिए 20 एलिमेंट के, है ना। अगर याद नहीं है तो प्लीज आप उसे याद करो, क्योंकि चैप्टर में उसकी बहुत जरूरत है। फिर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हमको पता है, तो उसके हिसाब से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, है ना। फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ शॉर्ट में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है ना, तो भी ये चैप्टर आपको नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, याद रखो। अब हमारा हमारा अगला पॉइंट है, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना, यानी कि मॉलिक्यूल का मास। जैसे एटॉमिक मास का होता है, मॉलिक्यूलर मास होगा। एग्जांपल बहुत सारे दे सकता हूँ मैं, जैसा कि आपका यहाँ पर HNO3, है ना। ये कौन है बताओ, नाइट्रिक एसिड। कौन है ये, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है। कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन है। यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन है। चलो कौन कौन कितने बार है बोलो। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 टाइम है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 टाइम है, ऑक्सीजन कितने टाइम है, 3 टाइम है। अब एक एक के एटॉमिक मास से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताओ, 16, है ना। तो 1 इंटू 1 1, 14 इंटू 1 14, 16 इंटू 3 कितना होता है, 48। तो टोटल कैलकुलेट अगर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 4 ये 3 हो जाएगा, एक 63U, 63U यानी डाल्टन यूनिट। तो याद रखो, इसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसे, मॉलिक्यूलर मास, जहां पर हम हर एटम के मास को पूरा सम करेंगे, एडिशन करेंगे, और ये आपका क्या देगा, मॉलिक्यूलर मास देगा। अब इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 20 एलिमेंट मिनिमम तो आपको आनी ही चाहिए, ये बात याद रखो, ठीक है। हाँ, वो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसके ऊपर जाकर आप लोग देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके और कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, चलो और एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ठीक है। तो इसी तरह से 20 मिनट्स लर्निंग के जो हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, आज हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा। एक एग्जांपल और देखिए मॉलिक्यूलर मास का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर H2SO4 है ना, इसका आप होमवर्क लो, ठीक है। इसका आप मॉलिक्यूलर मास मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। और सबसे बढ़िया, इसी तरह से अगर आगे की भी वीडियो आप लोग चाहते हो, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, तो ये आधा चैप्टर है, पार्ट 2 हम बनाएंगे 22 मिनट लर्निंग का। थैंक यू। जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलने की कोशिश करते हैं, और सब्सक्राइब करो और चैनल को आगे फॉलो करो। थैंक यू।